वह दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। एक शर्मीली सी मुस्कान उसके होठों पर सजी थी। लाल रंग का भारी दुपट्टा बार बार उसके सिर से सरक रहा था। मुझे इस जोड़े से घबराहट हो रही है। क्या मैं कोई हल्का सा ड्रेस नहीं पहन सकती? उसने मासूमियत से कहा तो कमरे में खड़ी उसकी सारी सहेलियां हंस पड़ी। तो दुल्हन है, कोई आम लड़की नहीं, और ये भारी जोड़ा तो तेरे होने वाले ससुराल की तरफ से आया है। ज़रा खुद को आईने में देख तो सही, इस जोड़े में तो कितनी हसीन लग रही है। राबिया ने उसका हाथ पकड़कर आईने के सामने खड़ा कर दिया। अपने रूप को देखते हुए वो एक पल के लिए ठिठक गई। खूबसूरत शादी के लिबास में उसका लंबा कद और भी निखर आया था। नफीस मेकअप ने उसके हुस्न को और भी उभार दिया था। बस उसके लंबे काले बाल थे जो कंधों पर बिखरे हुए थे। आज तो तू वाकई नाज़नीन ही लग रही है। राबिया ने फिर से छेड़ा तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा चलो मेरे बाल बांध दो, इनसे भी घबराहट हो रही है, उसने झुंझलाहट से कहा। तो राबिया फुर्ती से उसके बालों को जूड़े में सजाने लगी। जल्दी करो लड़कियों, बारात बस आने ही वाली है, सारे गांव के मेहमान आ चुके हैं। अम्मी जान ने कमरे में आकर खबर दी तो सब तेज़ी से हाथ चलाने लगी। नाज़नीन का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। आज उसकी शादी थी, वो अरमानों भरा दिन जिसकी ख्वाहिश हर लड़की करती है। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो इस दिन के आने से कितनी खुश थी। और हो भी क्यों ना, चाचा के बेटे ज़ोहेब खान पर गांव की कितनी ही लड़कियां मरती थीं, लेकिन उसने रिश्ता भेजा तो सिर्फ नाज़नीन के लिए। और उसके घर वालों ने फसल की कटाई होते ही सबसे पहला काम उसकी शादी की तारीख तय करने का किया। पैसे पैसे जोड़कर उसकी माँ ने उसके लिए बेहतरीन दहेज तैयार किया था, मगर उसे इंतज़ार था तो सिर्फ इस बात का कि उसका होने वाला शौहर उससे प्यार भरे दो बोल कैसे कहेगा। जल्दी कर लो, तुम लोगों की तैयारियां ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इन 16 श्रृंगारों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब मैं बोलूं तो उसे लेकर बाहर आ जाना। एक करख्त मगर भारी आवाज़ सुनाई दी तो नाज़नीन का धड़कता दिल जैसे थम सा गया। होठों की मुस्कान मिट गई और वह सन्न रह गई। यह हामिद अली की आवाज़ थी, उसके सौतेले बाप की, जिसके वजूद से वह हमेशा ही डरती आई थी। तभी बाहर ज़ोर ज़ोर से पटाखों की आवाज़ें आने लगीं। बारात पूरे धूमधाम से आ पहुंची थी। नाज़नीन की हथेलियों में पसीना उतरने लगा। सब लड़कियां बारात को देखने के लिए कमरे से बाहर निकल गई थीं। सिर्फ वो ही थी जो कमरे में अकेली रह गई थी। दुपट्टा सिर पर झुकाए वो मौलवी का इंतज़ार करने लगी, लेकिन उससे पहले कि मौलवी कमरे में आता, अचानक वो हो गया जिसका नाज़नीन को अंदाज़ा तक न था। बाहर बारातियों की हंसी और ठहाकों की आवाज़ों के बीच अचानक ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे अच्छी भली महफिल झगड़े में बदल गई हो। मर्दों के झगड़ने और औरतों के चीखने की आवाज़ों से पूरा घर जैसे तहस नहस हो गया था। या अल्लाह खैर, ये सब क्या हो रहा है? नाज़नीन दिल पर हाथ रखकर उठी। कमरे की अकेली खिड़की से उसने हल्का सा झाँका और उसी पल फिज़ा में एक ज़ोरदार गोली की आवाज़ गूंजी और साथ ही औरतों की चीखें। तूने क्या कर दिया ज़ोहैब? तूने शाह साहब के बेटे को मार डाला। अब ना जाने वो लोग हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे। ये अम्मी जान की आवाज़ थी। अंदर खड़ी नाज़नीन का दिल जैसे दहल गया। शाह साहब की हवेली, ये वो नाम था जिसके आते ही गांव का हर शख्स कांप जा करता था। बाहर शादी की महफिल अचानक बर्बादी में बदल गई थी। लोग अंधाधुंध भाग रहे थे। आंगन में जहाँ कुछ देर पहले भीड़ जमा थी, अब वहाँ एक लाश पड़ी थी जिसके पास एक लाल रंग का तालाब सा बन चुका था। नाज़नीन ने अविश्वास भरी निगाहों से उस ओर देखा। उस लाश के सिरहाने ज़ोहेब खड़ा था, गले में झूलते फूलों और नोटों के हार के साथ। उसके हाथ में एक गन भी थी जिससे निकली आग ज़मीन पर पड़े उस वजूद को ख़त्म कर चुकी थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला
और अम्मी जान अंदर आईं। हाय मेरी बच्ची नाज़नीन, रुखसती होने से पहले ही तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये सब क्या हो गया? उन्होंने आते ही नाज़नीन को अपने साथ लिपटाया। उसका वजूद जैसे भूकंप की जद में आ गया था। राबिया, समीना और बाकी सभी सहेलियां परेशान चेहरों के साथ कमरों में जमा हो गई थीं। हाय हाय, सूरत देखो और नसीब देखो, न जाने हवेली वाले अब इसके साथ क्या सलूक करेंगे। इसी लड़की की वजह से झगड़ा हुआ है ना? लगता है सब कुछ इसी ने करवाया है। किसी औरत की ये सरगोशी थी। मेरी वजह से कत्ल? नाज़नीन के लबों से सरसराहट निकली। उतार दे ये चूड़ियाँ और अपने कपड़े बदल ले, क्योंकि तू बर्बाद होने वाली है, किसी औरत ने कहा। तो नाज़नीन का दिल सूखे पत्ते की तरह काँप उठा। नहीं अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? वो कुछ पूछती, लेकिन माँ की आंसू भरी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थीं। उसने हैरत से इधर उधर नज़र दौड़ाई तो सब चेहरों से जैसे कोई कयामत की खबर मिल रही थी। तभी घर के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। टायरों की चरचराहट और उड़ती धूल से सहम कर नाज़नीन की माँ ने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। राबिया ने खिड़की के पल्ले बंद किए, लेकिन उससे पहले नाज़नीन ने देख लिया कि आंगन में पड़ी लाश के पास अब ज़ोहैब खड़ा नहीं था। सारा आंगन खाली था। नाज़नीन ने अविश्वास से अपनी मेहंदी लगे हाथों में ज़ोहैब का नाम देखा। क्या वो उसी मुसीबत में फंसाकर खुद भाग गया था? दरवाज़ा खोलो, बाहर निकालो उसे। कौन है वो लड़की जिसकी वजह से मेरे बेटे की जान गई है? मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। कर्जे पर बेटी की शादी कर रहे थे, अब मेरे बेटे पर गोली चला दी। ये आवाज़ किसी और की नहीं, बड़े शाह साहब की थी। अगले ही पल दरवाजे पर ज़ोरदार लात पड़ी। कमरा औरतों की चीखों से गूंज उठा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, तेज़ रोशनी अंदर आई। माँ के पीछे छिपती नाज़नीन ने सहम कर बाहर देखा। ऊंची पगड़ी पहने ये लोग बाहर खड़े थे। हामिद अली आगे बढ़ा। माफ़ कर दीजिए शाह साहब, बच्चा नादान था, हमें नहीं पता उसने ये सब क्यों किया। बस आप माफ़ कर दें। लेकिन शाह साहब का ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। बंद कर बकवास, मैं यहाँ तेरी सफाई सुनने नहीं, अपने बेटे के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुँचाने आया हूँ। कौन है वो लड़की? शाह साहब की आग बरसाती निगाहों ने कमरे में हिंचाका तो माँ के पीछे खड़ी नाज़नीन उन्हें साफ दिखाई दी। यही है ना, बहुत प्यार करता था वो इससे। अब इसी लड़की से मैं अपना काम लूँगा। मैं जिरगा बिठा रहा हूँ वनी में, मुझे यही लड़की चाहिए। शाह साहब की सर्द आवाज़ सुन सब सन रह गए। नहीं, खुदा के लिए मेरी बेटी पर रहम करो। नाज़नीन के बूढ़े माँ बाप शाह साहब के कदमों में गिर पड़े और नाज़नीन फटी फटी आंखों से अपनी ज़िंदगी को बदलते देखती रही। लेकिन शानो शौकत से भरा वो काफिला गाड़ियों में बैठकर लौट गया। उन्हें खुद पर इतना नाज था कि उन्हें यकीन था नाज़नीन इस गांव से भाग भी नहीं सकती। वो अचानक ही पलंग पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर पहले जिस किस्मत पर सब रश्क कर रहे थे, अब उसी पर अफसोस कर रहे थे। कुछ ही देर में जिरगे में उसके बारे में फ़ैसला सुनाया जा रहा था। मुझे हर सूरत में अपने बेटे के कत्ल का बदला चाहिए। बहराम शाह की आंखें सुर्ख थीं। मैं उसके कातिल को अपने हाथों से मारूंगा और उसके लिए वनी में मुझे वो लड़की चाहिए। उसकी आवाज़ सुनकर जिरगे में मौजूद सब सरदारों ने सर झुका लिया। किसी की हिम्मत ना थी कि उसकी बात का इनकार कर सके। वनी का नियम भले कुछ और हो, लेकिन जहाँ बहराम शाह खड़ा हो जाता था, नियम वहीं से शुरू होते थे। जिरगे के हर सदस्य ने चुपचाप नाज़नीन को वनी कर देने की हामी भर ली। वो जो अपने कमरे में बैठी सूखे पत्ते की तरह काँप रही थी और सोच रही थी शायद आफत टल गई। अचानक ही फिर से स्याह रंग की गाड़ियाँ उसके छोटे से घर के बाहर आकर रुकीं। आसपास के घरों की छतों और दीवारों से झांकते चेहरों पर खौफ साफ था।
इस लड़की की ज़िंदगी तो मुर्दों से भी बदतर हो जाएगी। ऐसी फुसफुसाहट इतनी साफ थी कि नाज़रीन को भी सुनाई दे रही थी। बंदूकें थामे दो लंबे चौड़े गार्ड ने उसे कमरे से निकाल कर बाहर घसीटा तो एक चीख उसके होठों से निकल पड़ी, प्लीज़ मेरी बच्ची को छोड़ दो। उसने कुछ नहीं किया। उसकी माँ ने फिर से गार्ड्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत के सामने वो बेबस थी। हामिद अली भी अब एक कोने में चुपचाप बैठा था। सौतेला बाप होकर जितना कोशिश करनी थी कर चुका था। अब जो कुछ भी नाज़रीन के साथ होता उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। नाज़रीन का वजूद जैसे नमक का पुतला बन गया था। बेजान कदमों के साथ वो उनके पीछे पीछे खिंचती चली जा रही थी। गार्ड्स ने काले शीशे वाली गाड़ी के अंदर ले जाकर उसे फेंक दिया। उसकी चादर का आखिरी सिरा उसके हाथ में था। डर के तीव्र एहसास के तहत उसने चादर को थामना चाहा, लेकिन गार्ड ने उसके हाथ से चादर खींचकर वापस ज़मीन पर फेंक दी। उसकी आंखों में तिरस्कार था। जहाँ जा रही हो बीबी, वहाँ चादरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाज़नीन ने भयभीत नज़रों से उस गार्ड को देखा। उसकी सांसें वहीं थम गईं। उन्होंने बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। डर इतना गहरा था कि नाज़नीन चीख भी ना सकी, बस चुपचाप अपनी किस्मत का फैसला होते देखती रही। काले शीशों के बाहर उसे कुछ दिख नहीं रहा था, पर इतना पता था कि वह किसी बेहद डरावनी जगह पर ले जाई जाएगी। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी। औरतों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें नाज़रीन के कानों में पड़ी तो वह चौंक उठी। चल लड़की, बाहर निकल। गार्ड ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर घसीटा तो नाज़रीन ने बेइख्तियार सर उठाकर देखा। गाड़ी हवेली के बाहर रुकी थी। एक शाही हवेली जिसके बाथरूम तक उनके गांव के घरों से बड़े थे। उसे बाजू से खींचते हुए गार्ड्स अंदर ले जा रहे थे। राहदारियों से गुजरते ही अचानक नाज़रीन का खून जैसे जम गया। हवेली के दालान में औरतों की भारी भीड़ जमा थी। वे चीख चीख कर रो रही थी। बीच में एक चारपाई रखी थी जिस पर सफ़ेद चादर ओढ़ाई गई थी और बीचों बीच एक लाल धब्बा बता रहा था कि ये जरगाम शाह की लाश है। नाज़रीन की आंखों में डर उतर आया और तभी किसी औरत ने उसे देख लिया। फुसफुसाहटें शुरू हुई। एक औरत ने दूसरी के कान में कुछ कहा, दूसरी ने तीसरी को, और अचानक ही चारपाई के पास बैठी एक औरत ने सिर उठाकर नाज़रीन की ओर देखा। उसकी आंखों में मौत की सी शक्ति थी। वह अपनी जगह से उठी और औरतों के बीच से होती हुई नाज़रीन के सामने आकर खड़ी हो गई। वह लंबी रौबीली औरत थी, महंगे कपड़े, आंखों में फैला काजल। तो यह है वो छोकरी जिसकी वजह से उस बज़ात ने मेरे जवान बेटे को मरवा दिया। वह चिल्लाई, मैं उसका मुंह नोच लूँगी। और उसने दोनों हाथों से नाज़नीन का गला दबोच लिया। नाज़नीन लड़खड़ा गई। उसका नाजुक शरीर कांप गया। आंखें बाहर निकल आईं। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह उस औरत तो पागलों की तरह उसका गला दबाए जा रही थी। छोड़ दो इसे ज़ीनत बेगम, ये इसकी सज़ा नहीं। एक भारी आवाज़ गूंजी। जो सज़ा मैंने सोच रखी है उसके सामने ये मारपीट कुछ भी नहीं। आवाज़ सुनते ही ज़ीनत बेगम ने नाज़नीन का गला छोड़ दिया। नाज़नीन पूरी तरह खांसने लगी। उसकी आंखों में पानी भर आया था। कौन सी सज़ा, क्या करना है इस लड़की का? ज़ीनत बेगम ने सर आवाज़ से पूछा। पीछे खड़े लाल आंखों वाले बहराम शाह के होठों पर मुस्कान फैल गई। इसे अर्मगान के कमरे में भेज दो, वो शहर से आता ही होगा। एक सिहरन नाज़नीन के पूरे वजूद में दौड़ गई। उसने अविश्वास से सबकी तरफ देखा जो उसकी ज़िंदगी का फैसला कर रहे हैं। अर्मगान, ओह अब समझी, ठीक है, छोटे भाई की मौत का बदला बड़ा भाई नहीं लेगा तो और कौन? ज़ीनत बेगम बोली, शायद तू जानती नहीं, अर्मगान शाह मौत का दूसरा नाम है। वो तेरे रग रग से जरगाम की मौत का बदला लेगा। तू रोएगी, चिल्लाएगी, मगर वो तुझे अब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तू उस लड़के का नाम नहीं बता देती जिसने जरगाम को मारा है।
ले जाओ इसे अरमुगाम के कमरे में। जीनत बेगम ने उसके बाल नोचते हुए फिर धमकाया और एक ज़ोरदार धक्का देते हुए नौकरानियों के हवाले कर दिया। नाज़नीन काँप उठी। अब तो वह माफ़िया मांग कर भी थक चुकी थी। एक ऐसे गुनाह की सज़ा जो उसने किया ही नहीं था। नौकरानियों ने उसे घसीटते हुए हवेली की गलियों से ले जा रही थी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी किसी कमरे में, छोड़ दो मुझे। कौन है ये अरमगान? वह चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। चुप, चल, ज़्यादा शोर मत कर, एक नौकरानी ने कहते हुए उसे अरमगान शाह के कमरे के सामने ले जाकर अंदर धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वह सीधा जाकर बिस्तर के पास गिरी और डर के मारे लगभग सुन्न हो गई। दरवाजे के लॉक में चाबी घूमने की आवाज़ आई तो वह पलटी, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उसे सज़ा देने के लिए अब कोई अरमगान शाह आने वाला था। नाज़नीन का दुल्हन का जोड़ा जगह जगह से फट चुका था। चेहरे पर खरोंचें थीं, आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। उसने अपने आंसू पोंछे और कमरे को देखा। धूसर और काले रंग का वो आलीशान लेकर सादा कमरा, जिसकी सादगी में भी शाही ठाठ झलकता था और किसी हद तक बेरुखी भी। पिछले कुछ घंटों में उसे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया गया था और अब उसके साथ आगे क्या होना था उसे खुद भी नहीं पता था। बस अरमगान शाह का नाम सुनकर ही उसका खून रगों में जमता जा रहा था। वह अरमगान शाह को वो अंधाधुंध गाड़ी चलाते हुए हवेली की तरफ आ रहा था। उसकी आंखें बार बार भीग जाती थीं, जिन्हें वह सख्ती से रगड़कर साफ कर लेता था। उसके चेहरे पर मौत की सी सख्ती थी। का छोटा प्यारा भाई ज़हीब, जिसकी मौत की खबर पर तो उसे यकीन ही नहीं आया था, उसे कत्ल कर दिया गया था। अरमगान, तुम्हें उसका बदला लेने के लिए हवेली आना ही पड़ेगा। यह काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं तब तक उसकी लाश हवेली से नहीं उठाऊंगा जब तक तुम यहाँ नहीं आ जाते। बैराम खान ने फ़ोन पर कहा तो मेज़ पर रखी सारी फाइलें फेंकते हुए वह जैसे पागलों की तरह गाड़ी की तरफ दौड़ा था और आंधी तूफान की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए बस हवेली पहुंचने ही वाला था। कुछ ही देर में वह हवेली पहुंच चुका था। हवेली में औरतों की चीखें गूंज रही थीं। वह ठंडे पड़ते जिस्म के साथ अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही जरगाम का जनाजा तैयार था और उस जनाजे के दाहिने तरफ कुर्सी पर बैठा उसे अपना बाप नजर आया। बैराम शाह, जिनकी नाक आज भी ऊंची थी मगर कंधे झुक चुके थे, वह धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास पहुंचा। फिक्र मत करें बाबा जान, मैं आ गया हूँ। मैं वादा करता हूँ, जरगाम की कब्र की मिट्टी सूखने से पहले मैं उसके कातिल को ढूंढ निकालूंगा। वो झटाक भर का लड़का जो सबकी आंखों में धूल झोंककर गायब हो गया है, मैं उसे पाताल से भी खींच लाऊंगा और ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी 7 पुश्तें भी कांपेंगी। उसकी आवाज़ पर बैराम शाह ने सर उठाकर उसे देखा। पहाड़ जैसा मजबूत बेटा सामने पाकर पहली बार उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने अरमान शाह का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अपनी आंखों में आए आंसुओं को अरमगान ने अपने अंदर ही समो लिया। उसकी गेहूं रंगत में एक अजीब सी सख्ती घुल चुकी थी। जैकेट की जिप को बंद करते हुए उसने जनाजा उठाने का हुक्म दे दिया था। जब वह जरगाम को मिट्टी के हवाले करके हवेली लौटा तो शाम के साए ढल चुके थे। बाबा जान तो हवेली में दाखिल होते ही लड़खड़ाकर गिर पड़े थे। उन्हें नौकरों ने उठाकर अंदर कमरे तक पहुंचा दिया था। सिर्फ जीनत बेगम ही थीं, जो पथराई हुई आंखों से सामने सोफे पर बैठे उसे देख रही थी। अपने कमरे में नहीं जाओगे अरमगान? जो फैसला तुम्हारे बाबा जान ने तुम्हारे लिए किया है उसे कबूल नहीं करोगे? जाकर उस लड़की से पूछो कि आखिर उसे हिम्मत कैसी हुई अपने मंगेतर से तुम्हारे भाई को कत्ल करवाने की। मुझे तो लगता है ये उसी की साजिश है। शायद उसे हमारी दौलत चाहिए थी। ऐसी कमज़ोर लड़कियों की यही तो चालें होती हैं।
उनकी तंज से भरी आवाज़ पर अरमान ने अपने कमरे की तरफ एक ठंडी निगाह डाली। उसे हवेली आते ही बता दिया गया कि मणि के फैसले में ज़हीब की मंगेतर को उठा लाया गया है। नापसंदगी के बावजूद अरमान ने जैसे इस फैसले को कबूल कर लिया था, वह खामोशी से उठा और पलटकर अपने कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। लॉक पर दबाव डालकर उसने दरवाज़ा खोला। कमरे में हल्की सी तारीकी थी। अरमान की आंखों को जैसे सुकून मिल गया था। कमरे की तन्हाई में उसे जैसे पनाह मिल गई थी। दरवाज़ा बंद करते ही उसने गहरी सांस लेकर अंदर की तरफ रुख किया। वड़ी में आई लड़की की बात तो जैसे उसके जहन से निकल ही गई थी। वह सिर्फ अपने बिस्तर पर गिरकर सोचना चाहता था, मगर जैसे ही बेड के किनारे पहुंचा, अचानक उसका बूट किसी नर्म सी चीज़ से टकराया। कोई ज़मीन पर पड़ा हुआ था। कौन है यहाँ? अरमान के लबों से बेसहारा निकला और अचानक ही उसके जहन में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। ज़हीब की मंगेतर, वड़ी में आई वो लड़की, उसकी बात पर ज़मीन पर बैठी नाज़नीन, जिसने बेड के ऊपर अपना सर टिका रखा था, मजबूती से अपनी दोनों बाजुओं में चेहरा छुपाए बैठी थी। उसने अरमान नामी उस बला से बेहद डर लग रहा था। उसके मजबूत कदमों की आवाज़ जैसे सीधी उसके दिल पर पड़ रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। दोनों बाजुओं में चेहरा छुपाए जैसे वह सिसकी थी और गुस्से की एक तेज़ लहर अरमान के वजूद में जागी। कुछ नहीं किया? मेरे भाई को कत्ल करवा दिया और कहती हो कुछ नहीं किया? क्यों मारा? तुम्हारे मंगेतर ने उसे? क्या चक्कर था तुम्हारे मेरे भाई के साथ? इश्क मोहब्बत थी या बदले का कोई सीन था? सच बता दो तो शायद तुम्हारे ऊपर थोड़ा रहम खाऊं। अंदाज़ा से ही उसके बालों की मुट्ठी में जकड़ते हुए अरमान उसके ऊपर झुका हुआ था। अब तक उसकी आंखें तारीकी में देखने के काबिल हो गई थीं। उसे पता था कि नीचे बैठा हुआ वजूद एक नर्म और नाजुक सी लड़की है, मगर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैंने ज़हीब से नहीं कहा था कि वो आपके भाई को मारे। उसने मेरे बारे में गलत बात की थी। मैं ज़हीब की होने वाली बीवी थी। उसका बंदूक उठाना तो बनता ही था। न जाने कैसे उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि उसने कुछ जुमले अपने ज़हीब के हक में कह दिए थे। इसका मतलब तुम्हारा मंगेतर बेकसूर है और तुम भी? कसूर तो सिर्फ मेरे भाई का था ना? अपनी शर्ट के बटन खोलते ही उसने जैसे तस्दीक की थी। नाज़नीन एक दफ़ा फिर सिसक उठी, मगर अब की बार उसे कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली थी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, वो एक बार फिर इल्तिजा भरे अंदाज में बोली, मगर अरमान ने उसे बाजू में पकड़कर अपने बिस्तर पर पटक दिया। हल्की सी चीख नाज़नीन के लबों से निकली, मगर भाई की लाश बार बार अरमान शाह की आंखों के सामने आ रही थी। उसे सामने किसी लड़की का बेकसूर वजूद नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि उसे यूं लग रहा था जैसे वो बदला ज़हीब से ले रहा है। हर ज़्यादती, हर शिद्दत पर जब भी नाज़नीन के लबों से सिसकी निकलती, वो ज़ोर से उसके लबों पर अपनी हथेली रख कर जैसे उसका गला घोटने की कोशिश करता। न जाने कितनी देर गुजर गई। अपनी चीखों को दबाते दबाते नाज़नीन थक कर चूर हो चुकी थी। तकलीफ़ से उसके वजूद का रेशा रेशा काँप रहा था। अरमान शाह ने अपनी हथेली का दबाव उसके लबों से हटाया तो एक सिसकी नाज़नीन के लबों से निकली। गहरी सांस लेते हुए अरमान शाह उससे दूर हट गया था और चंद लम्हों बाद जब उसे एहसास हुआ कि नफ़रत और इश्तिआल में वो क्या कर चुका है, तो उसने दोनों हाथों में अपना सिर थाम लिया। ओ मेरे खुदा! वो एक झटके से बेड से नीचे उतरा। नाज़नीन की सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थीं। अरमान को यूं लगा जैसे उन सिसकियों में उसके भाई की कराहें भी शामिल हो गई हों। बेताबी से दाएं बाएं टहलते हुए अब अपने हाथ का मुक्का बनाकर अपने दूसरे हाथ पर मार रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? उसने एक नज़र पलट कर बेड पर डाली, जहाँ वो मौजूद लड़की का चेहरा
अब तक वाज़ेह नहीं था। न जाने वो कौन थी जिसे उसने चंद लम्हे पहले अपनी मर्दानगी और नफ़रत के ज़ोर पर रौंद डाला। मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, तुम वनी में आई हुई लड़की हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कमरे में रहो और मैं तुम्हारे साथ मज़ीद जुल्म करूं। जाओ यहाँ से, अरमगान ने कहा, मगर वो यूं ही सिसकती रही। अरमगान बुरी तरह से झुंझला उठा। गुनाह का एहसास उसके वजूद को अपनी लपेट में ले रहा था। वो यकदम आगे बढ़ा और उसने बाजू से पकड़कर नाज़नीन को बेड से नीचे घसीटा। वो तो ज़ख्मों से चूर चूर थी। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही अरमगान ने उसे बाहर धकेल कर दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद कर लिया था। पछतावे का शदीद एहसास उसे जकड़ रहा था। जो कुछ वो कर चुका था, अब उसे पलटना नामुमकिन था। दोनों हाथों में अपना सिर गिराए वो वहीं बेड के किनारे पर टिक कर बैठ गया। बंद दरवाजे के बाहर खड़ी नाज़नीन का वजूद हिचकोलों की ज़द में था। नंगे पांव कदम उठाती वो सीधा चलती चली गई। अरमगान शाह का कमरा दूसरी मंजिल पर था। सामने रेलिंग थी। वो साकित निगाहों से रेलिंग से नीचे झांकने लगी। हवेली की इक्का दुक्का रोशनियां जल रही थीं। बरसती आँखों को रगड़ कर नाज़नीन ने सर उठाकर देखा। रेलिंग के इख्तिताम पर उसे बड़ा सा टेरेस नज़र आ रहा था। बेइख्तियार ही उसके कदम उस सिमत को बढ़ गए। उसे लगा जैसे वो चंद लम्हे और हवेली की छत तले रही तो उसका दम घुट जाएगा। ज़ख्म ज़ख्म वजूद को घसीटते तो वो खुले आसमान के नीचे आई। आसमान सियाह बादलों से ढका हुआ था। ऊपर की जानिब चेहरा करते उसकी निगाहों में शिकवा उतर आया। अचानक एक बूंद टपक कर उसकी नाक पर गिरी और उसके बाद ताबड़तोड़ बारिश बरसने लगी। खुले आसमान तले भीगती नाज़नीन ने बेइख्तियार अपने दोनों बाजू अपने गिर्द लपेट लिए। सर्दी की शिद्दत से उसका वजूद कँपने लगा था। वो वहीं घुटनों के बल बैठकर सिसकियों के साथ रोने लगी। चंद घंटों पहले जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे फरामोश करना आसान न था। रोते रोते न जाने कैसे वो वहीं एक जानिब लड़खड़ा गई। वो होश में हवास में बेगानी हो चुकी थी। आसमान से बारिश बेनियाजी सी बरसती चली जा रही थी। उसके आसपास जलधर हो रही थी। अंदर कमरे में बैठा अरमान शाह बेखबर यूं ही दोनों हाथों में अपना सर गिराए बैठा रहा। कतरा कतरा रात भीगती रही। ये फूल मेरी वजह से तुम्हारे कंधे पर सजे हुए, मैं चाहूँ तो अभी उतरा कर फेंक सकता हूँ। मुझे वो लड़का हर सूरत में चाहिए, वरना मैं इस लड़की को कत्ल कर दूंगा। बहराम शाह ने नफरत भरे लहजे में कहा तो डीआईजी ने सर झुका लिया। माफ़ कीजिए शाह साहब, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल में आपको ये सब देखना और जानना ज़रूरी है। उसके लहजे में कुछ अजीब था। अरमगान ने चौंक कर कहा, उसकी तरफ देखा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या चीज़ें हैं आपके पास, ज़रा दिखाइए। उसने कहा तो डीआईजी साहब ने हाथ में पकड़ा लैपटॉप सामने मेज़ पर रखा और खोल कर कुछ बटन दबाए। ये देखिए, जिस घर में ये हादसा हुआ है उसके आसपास के वो तमाम घराने जो शादी में शरीक थे, नौजवान लड़के और लड़कियां जिनके हाथों में मोबाइल थे, अब बारात के आने की वीडियो और तस्वीरें बना रहे थे। इन सब से डेटा हासिल किया गया है। इस लैपटॉप में कई वीडियोस हैं। हर वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि गरीब लोगों की खुशी अपने चरम पर है। बारात में आने वाले दूल्हे ने गले में नोटों का हार पहन रखा है और उसके साथ साथ ढोल बजाने वाला भी आगे आ रहा है। यहाँ तक कि लड़की का कोई आता पता नहीं है। यह सिर्फ मर्दों की महफिल है। पुलिस वाले ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया तो बहराम शाह ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, यह सब फालतू बातें क्यों बता रहे हो? काम की बात बताओ। जबकि अरमान शाह गंभीरता से वीडियो पर नजरें गड़ाए बैठा था। अचानक ही वह चौंक उठा।
आम से नज़र आने वाले लोगों की भीड़ में अचानक जैसे एक शोर उठा और लोग दाएं बाएं होकर किसी को रास्ता देने लगे। ये किसी लड़के के मोबाइल से बनाई गई वीडियो थी जो दूल्हे के सामने खड़ा था। दूल्हे ने भी घबराकर पीछे देखा और जो चेहरा नज़र आया उसे देखकर अरमगान चौंक उठा। वह कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई ज़रकाम था, जो अपने बालों को एक अदा से झटकते हुए झूमता हुआ आगे बढ़ रहा था। साफ दिख रहा था कि वह नशे में था। वाह भाई वाह, तुझ जैसे लंगूरों के हाथ अंगूर लग जाए तो फिर हम जैसे लोग कहाँ जाएं। जरगाम कहता जा रहा था, शादी ही करनी है ना, कर ले, मैं तुझे मना नहीं करता, लेकिन सुना है तेरी होने वाली बीवी तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, पका हुआ फल है, पूरा रसीला और मज़ेदार। रिकॉर्डिंग की आवाज़ थोड़ी मध्यम थी, लेकिन अरमगान ने साफ साफ सब सुना। उसके कानों की रगें सुलग उठीं। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके भाई के तौर तरीके इतने घटिया हैं। दूल्हा ज़ोहैब भी तिलमिला उठा था। उसने जरगाम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शाह साहब, आप यहाँ से चले जाएं। यह महफिल आपके शान के काबिल नहीं, और ऐसी बातें मेरी होने वाली बीवी के बारे में ना करें। इस जरगाम ने ज़ोरदार कहकार लगाया और कहा, मैं मना नहीं कर रहा, शादी कर ले, मगर हाँ, फल खाने से पहले मुझे चखने देना, वरना तेरा ऐसा हश्र करूँगा कि कोई तुझे पहचान नहीं पाएगा। अचानक ही उसने जेब से पिस्टल निकाली और ज़ोहैब पर तान दी। 2 कौड़ी के कमीने, मुझ पर हाथ उठाता है, अभी बताता हूँ तेरी औकात क्या है। फिर शोर मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे और झगड़े के दौरान गोली चलने की आवाज़ आई। वीडियो ख़त्म हो गई, लेकिन उससे पहले अरमगान ने देख लिया कि ज़ोहैब ने अपने बचाव में पिस्टल का रुख मोड़ना चाहा था, मगर नशे में धुत जरगाम के जोर के चलते गोली उसी के सीने में जा लगी। ट्रिगर पर उंगली जरगाम की थी। वह अपनी मौत खुद मरा था। उसमें न ज़ोहैब का कोई कसूर था और ना ही नाज़नीन का। पछतावे की आग में झुलसता अरमगान कुर्सी पर ठहर गया। बहराम शाह भी खामोश हो गए। डीआईजी बोले, शाह साहब, ये साफ सबूत है कि उस लड़के ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, और उस लड़की का तो कोई कसूर ही नहीं। वनी की रस्म को कहीं भी कबूल नहीं किया जाता। हम आपकी ताकत के आगे बेबस हैं, मगर यह लड़की बेगुनाह है। इसे या तो आज़ाद कर दिए या फिर किसी से इसका निकाह करा दीजिए। उन्होंने बताया कि ज़ोहैब अब जिंदा नहीं है। उसे जरगाम के दोस्तों ने पकड़ कर नशे में धुत हालत में गोलियां मार दी थी। अब उसकी लाश मुर्दा घर में पड़ी है। बहराम शाह ने अफसोस में सिर झुका लिया। अरमगान अब तक सन बैठा था, अचानक खड़ा हो गया और बोला, आपने ठीक कहा डीआईजी साहब, इस लड़की का कोई कसूर नहीं है। कसूरवार तो हम हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़ोहैब के बूढ़े माँ बाप को ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना हो, और नाज़नीन की बात करूँ तो मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। उसने बहराम शाह की तरफ देखा, जो जैसे पत्थर बन गए थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनके उस ज़िद्दी और उसूल पसंद बेटे ने जो कह दिया है वह करके ही रहेगा। ज़ीनत बेगम ने भी शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। उन्हें महसूस हो रहा था कि बेटे की मौत ने उन्हें इंसानियत से दूर कर दिया था। उन्होंने एक मासूम लड़की पर ऐसा जुल्म किया जो उस काबिल नहीं थी। अपने कमरे में पलंग से टिक कर बैठी नाज़नीन बेअसर निगाहों से छत को घूर रही थी। तभी नौकरानी बोली, बीबी जी, लिबास बदल लें, अरमगान साहब ने ये आपके लिए भेजा है। कुछ ही देर में मौलवी साहब अंदर आ गए और नौकरानी ने कहा, आपका और शाह साहब का निकाह है। उसने नाज़नीन के सामने लाल कढ़ाई वाला जोड़ा रखा तो नाज़नीन की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसका दिल चाहा कि हर चीज़ तहस नहस कर दे। उसे लग रहा था जैसे इन लोगों ने उसे कोई गुड़िया समझ रखा है, लेकिन वह अंदर से हार मान चुकी थी। पता नहीं ये अरमगान शाह कौन था। उसका नाम सुनते ही उसे दहशत होने लगती थी। रोती चिल्लाती तो कहाँ जाती। चुपचाप जोड़ा पहनकर कमरे में आ गई।
नौकरानी ने उसे बड़े सलीके से दुल्हन बना दिया था। अपनी किस्मत पर आंसू बहाती वह कुर्सी पर बैठी थी। तभी दरवाज़ा खुला और मौलवी साहब ने पूछा, बोलो बेटी, क्या तुम्हें अरमगान शाह के साथ 2 करोड़ रुपए मेहर के बदले निकाह कबूल है? नाज़नीन को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना हो, मगर यह हकीकत थी। वह वाकई उससे निकाह कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए और तभी उसे अपने सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कबूल है, बोल दो बेटी, सब कुछ ठीक हो गया है। शाह साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया है और जो जुल्म उन्होंने किया उसका अब वो अज़ाला करना चाहते हैं। यह आवाज़ उसकी माँ की थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हामिद अली भी सामने खड़े थे। नाज़नीन को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। मौलवी ने दोबारा से एजाब वो कबूल के अल्फाज दोहराए और नाज़नीन ने कांपते होठों से कबूल है कह दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी सचमुच बदल गई है। नौकरानी ने उसे अरमगान के कमरे में बैठा दिया। उसने कुछ ही घंटों में बड़े सलीके से कमरे को सजाया था। जीनत बेगम आई और उसके हाथों में सोने के कड़े पहनाते हुए बोली, ये मेरी सास ने मुझे दिए थे, अब ये तुम्हारे हैं। जो गलतियां हमसे हुई हैं उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, मगर मुझे खुशी है कि आखिरकार अरमगान की ज़िंदगी में कोई लड़की आ ही गई। यह कहकर वह बाहर निकल गई। नाज़नीन बेड पर बैठी अपने बदलते मुकद्दर को देख रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया। धीरे धीरे चलकर वह उसके सामने बैठ गया। नाज़नीन ने नज़र उठाई और सन रह गई। काली गाड़ी, डॉक्टर, स्कूल का फाइनल पेपर और बरसती बारिश, सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। आप, उसके होठों से निकला। अरमगान ने होठ पीछते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो नाज़नीन, शायद तुम यकीन न करो, मगर जिस दिन उस बरसती बारिश में तुम्हें पहली बार देखा, उसके बाद सालों तक तुम्हें तलाश करता रहा। तुम वही लड़की थी जिसने मेरे दिल पर छाप छोड़ी थी, लेकिन शायद उस वक्त तुम मेरी तकदीर में नहीं थी। मैंने हार मान ली और तुम्हें ढूंढना छोड़ दिया। मैं वैसा इंसान नहीं जैसा तुमने कल रात देखा। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अपने छोटे भाई की मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। वो मुझे बच्चों की तरह अजीज़ था, लेकिन अब जब सारा सच सामने आ चुका है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तुम अरमगान शाह की बीवी हो और इस हवेली में तुम्हें वही रुतबा मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। उसने नरमी से उसका हाथ थामकर कहा और नाज़नीन हैरानी से उसे देखती रह गई। बेशक पिछली रात उसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी, लेकिन आने वाले पल उसकी तकदीर को बदल चुके थे। शायद वक्त ने उसे खुशियाँ दिखाने से पहले दुखों की एक लंबी रात दिखाना ज़रूरी समझा था। जब अरमगान ने उसके हाथ में अंगूठी पहनाते हुए फिर से माफ़ी मांगी तो नाज़नीन मुस्कुरा दी, मगर उसके रब ने इन लोगों को माफ़ कर दिया था तो वह कौन होती थी नाराज़ रहने वाली। खुले दिल से अरमगान को अपना शौहर कबूल करते हुए उसने हाथ में सजी हीरे की अंगूठी को देखा। तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनी? अरमगान ने पुराने सवाल को दोहराया तो वह ठहर सी गई। किसी ने बनने नहीं दिया। इंटर के बाद अब्बा ने शादी तय कर दी, उसने सादगी से कहा। अरमगान हंस दिया, कोई बात नहीं, हम कल ही शहर चलेंगे, तुम्हारा दाखिला करवा देंगे, अपना MBBS पूरा कर लेना। तो ख्वाहिश है मेरी बीवी की, अब उसे भी मैं पूरा ना करूं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक या शेयर करना ना भूलें, या मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।